नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगेगी। सोनिया के डिनर में मोदी विनर कैसे बन गए, आज इसका चैप्टर है। विपक्ष के स्पेशल 26 वर्सेस मोदी के 38 की टक्कर 2024 से पहले जो ये महाघमासान होने वाला है, उसमें अंदर की खबर क्या है वो आपको बताऊंगा। डूबती दिल्ली को छोड़कर केजरीवाल डिनर खाने क्यों चल दिए, आज इसका चैप्टर भी है। शीश महल पर 45 करोड़ खर्चने वाले केजरीवाल गरीब को 10,000 की चिल्लर क्यों बांट रहे हैं, आज आपको यह भी बताऊंगा। सोनिया के डिनर में केजरीवाल की थाली में कांग्रेस ने ही मिर्ची डाल दी है क्या। इसके अलावा दिल्ली मोदी बीजेपी ने डुबोई, केजरीवाल का जो ये झूठ है वो कैसे फिर से एक्सपोज हो गया, उसके सबूत दूंगा। पाकिस्तानी सीमा के 48 घंटे से गायब होने का सच क्या निकला। सीमा पाकिस्तान गई है, किडनैप हो गई है, लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या निकल कर आ रहा है आपको बताऊंगा। सीमा के चक्कर में 30 लोगों को किसने बंधक बनाकर रखा हुआ है। इधर बारिश की मार, उधर 56 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से हाहाकार कहां मचा है। इंसान को तंदूरी चिकन बना देने वाली गर्मी कहां पड़ रही है, आज इसका चैप्टर भी। और आखिर में आपको बताऊंगा कि नोएडा में एटीएम मशीन से सांप निकल आया क्या। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली अध्यादेश मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सर्विसेज को दिल्ली सरकार के कंट्रोल से बाहर करने वाले अध्यादेश को संवैधानिक पीठ के पास भेजना चाहते हैं। इसी दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि जल्दी ही संसद में इस मुद्दे पर बिल पेश किया जाना है। मामले की अब अगली सुनवाई 20 जुलाई के लिए तय हुई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर काम करने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें एक कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीआरओ है जिसका नाम फहीम असलम है। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अर्शिद अहमद को भी बर्खास्त किया गया। तीनों पर आरोप है कि आतंकियों को फंडिंग करने और मदद करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। एंटी इंडिया साजिश रचने के आरोपों में तीनों पर कार्रवाई की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान अमित शाह की मौजूदगी में देश के अलग अलग हिस्सों में जब्त की गई 1,44,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया। इस ड्रग्स की कीमत करीब 2400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अमित शाह ने कहा कि देश में नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के बीना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। यह ट्रेन भोपाल से दिल्ली आ रही थी। बताया जा रहा है कि आग ट्रेन की C14 बोगी में भड़की। ट्रेन में बैठे यात्रियों के मुताबिक बैटरी बॉक्स से आग भड़की। गनीमत यह रही कि आग लगने की जानकारी मिलते ही ट्रेन को रोक दिया गया। सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा दिया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि सोनिया के डिनर में मोदी विनर कैसे बन गए। विपक्ष के 26 वर्सेस मोदी के 38 की टक्कर, इसमें क्या निकल कर आएगा। डूबती दिल्ली को छोड़कर केजरीवाल डिनर खाने क्यों चल दिए। शीश महल पर 45 करोड़ खर्चने वाले गरीब को 10,000 की चिल्लर क्यों दे रहे हैं, आज इसका भी चैप्टर। इस वक्त हम भले ही 2023 के जुलाई महीने में खड़े हों, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियों का फोकस 2024 की बड़ी तैयारी को आगे बढ़ाने को लेकर है। अपने अपने गेम प्लान बनाए जा रहे हैं, अपनी अपनी ताकत दिखाई जा रही है। इसी में कल विपक्ष और टीम मोदी की बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है। कल बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें पीएम मोदी के खिलाफ नया माहौल बनाया जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी विपक्ष के गुब्बारे की हवा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। कल एनडीए की भी एक मीटिंग होनी है, यानी कल 2024 के पहले एक बड़ी जंग होगी। विपक्ष का दावा है कि कल बेंगलुरु की इस बैठक में करीब 26 विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी और एनडीए भी अपनी ताकत दिखाने में जुट गया। क्योंकि विपक्ष ने 26 पार्टियां इकट्ठा की हैं, तो बीजेपी का दावा है कि उसके साथ कल 38 पार्टियां इकट्ठा होंगी। यानी एक तरफ विपक्ष के स्पेशल 26 होंगे जो मोदी हटाओ की बात कर रहे होंगे, दूसरी तरफ 38 पार्टियों वाला एनडीए होगा जो फिर से मोदी को लाओ की बात कर रहा होगा। पार्टियों को जोड़ने के लिए इस नैरेटिव में अभी तक विपक्ष आगे था, लेकिन अब पीएम मोदी ने विपक्ष का गेम और नैरेटिव दोनों पलट दिया है।
क्योंकि पॉलिटिक्स में कई बार गेम नैरेटिव का भी होता है। अभी तक ये माहौल बन रहा था, अरे सब मोदी के खिलाफ साथ आ गए। अब अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह मिलकर ये मैसेज दे रहे हैं कि हेलो बॉस, उधर 26 है, इधर 38 है, तो सब साथ आ गए, देश को बचाने की लड़ाई वगैरह वगैरह। ये नैरेटिव चलेगा नहीं। ये बीजेपी प्रयास कर रही है। गठबंधन की ताकत से पीएम मोदी को हटाने का प्लान बना रहे विपक्ष की बात करें तो बेंगलुरु में इस वक्त विपक्ष की मीटिंग का माहौल बना हुआ है। जगह जगह नेताओं के वेलकम पोस्टर दिख रहे हैं। इस पोस्टर में सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि बाकी पार्टियों के नेता भी लगे हुए हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि मिलकर लड़ने के लिए विपक्ष बहुत सीरियस हो गया है। देखिए, सबका फोटो लगा ना दिए। पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि विपक्षी एकता नरेंद्र मोदी पर अब भारी पड़ेगी। और यह पूरा आयोजन कर्नाटक में हो रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि जो डिनर चल रहा है वहां केजरीवाल की थाली में मिर्ची कैसे पड़ गई है और कैसे इस डिनर के पहले ही इसी विपक्षी एकता में फूट भी पड़ गई है। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता। आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों हो? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के लिए सोनिया गांधी भी पहुंची। आमतौर पर आजकल सोनिया गांधी ऐसी बैठकों में कहां जाती थी? नहीं जाती थी। पिछली बार पटना की बैठक में भी सोनिया गांधी नहीं गई, वहां पर तो राहुल गांधी और खड़गे गए थे। लेकिन इस बार सोनिया गांधी का विपक्ष की बैठक में पहुंचने का मतलब यही निकाला जा रहा है कि विपक्ष की बैठक में 2024 के लिए कोई सॉलिड प्लान बन सकता है। क्योंकि पिछली बार पटना की मीटिंग में तो निकला तो कुछ नहीं था भाई। पटना की मीटिंग में क्या निकला? बस यही हुआ कि एक और मीटिंग कर लेंगे। उस अगली मीटिंग की डेट और वेन्यू भी बदलती रही। पहले कहा शिमला में होगा, फिर आखिरकार जाके बेंगलुरु में अब जाके मीटिंग हो रही है। तो कहा जा रहा है अब सोनिया गांधी गई हैं कि मैं सब इस बार सेट करके मामला विपक्ष की एकता का आऊंगी। इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताता हूं कि इस मीटिंग में क्या क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ प्लान बन रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पहली बात यहां तय ये हो रही है कि विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए ही रखना है या कोई और नाम नया रखा जाए। ये कांग्रेस ने बाकी दलों पर छोड़ दिया कि आप ही लोग तय कर लीजिए। अगर किसी को यूपीए से दिक्कत है तो हटाइए, कुछ नया नाम रख लीजिए। कांग्रेस करे हमको दोनों में से किसी से कोई दिक्कत नहीं, यूपीए रखेगा तो भी चलेगा, कुछ और रखेगा तो भी चलेगा। मतलब विपक्ष को ऐसा फील करा रहे हैं कि भाई बाकी पार्टियों की भी अहमियत है, जो आप नाम तय कीजिएगा वो कांग्रेस मानेगी। दूसरी बात इसमें यह तय हो रही है कि विपक्षी गठबंधन का चेयरपर्सन कांग्रेस से ही हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल है। लेकिन ये बाकी विपक्षी दल पर निर्भर है कि वो किसे चुनते हैं। तीसरी बात यह तय हो रही है कि गठबंधन के चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया के नाम पर किसी को ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वो पीएम पद की दावेदार नहीं है। मतलब ये नया यूपीए बने, मतलब यूपीए का कुछ और नाम रख दें या यूपीए ही रहे, लेकिन चेयरपर्सन सोनिया जी को ही रहने दिया जाए, क्योंकि वो तो पीएम की दावेदार नहीं है, तो उनको रहने दीजिए, ये कांग्रेस कह रही है। चौथी बात, पिछली बार कुछ दलों ने नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया था। अगर विपक्ष इस पर सहमत हो तो कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है। यह भी मैसेज दे दिया गया है कि चलिए अच्छा ठीक है, नहीं हमको नहीं बनाएगा, किसी और को बना दीजिए, लेकिन चलिए बनाते तो अच्छा रहता है। इस टाइप का माहौल है कि हम सब चीज में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। बेंगलुरु की बैठक में विपक्ष के सामने कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और इसके लिए कुछ ग्रुप या समन्वय समिति बनाए जाने पर मीटिंग में फैसला हो सकता है। अब ये ग्रुप्स क्या करेंगी भाई? कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ कौन सा मुद्दा उठाना है, किस मुद्दे को बड़ा बनाना है और सावरकर या ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर किस तरह से रिएक्ट करना है या चुप रहना है, इन सब के लिए बाकायदा एक ग्रुप बना देंगे जिसमें यह तय होगा कि अच्छा इस पर सब बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कौन क्या बोलेगा। अब राहुल गांधी सावरकर जी पे बोल देते हैं तो उधर शिवसेना नाराज हो जाती है, उद्धव ठाकरे वाली। तो ऐसा कुछ ग्रुप बना लेंगे जिसमें तय करके बोलेंगे सब कि अच्छा तुमको नहीं पसंद है तो ये वाला नहीं बोलेंगे। राज्यवार सीटों का बंटवारा कैसे होगा उस पर चर्चा इस बैठक के बाद होगी, इसके लिए भी एक ग्रुप बनेगा। यह भी तय हो सकता है कि हर बार सभी दलों के नेता एक साथ नहीं मिल सकते, ऐसे हालात में एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो आपसी समन्वय बनाए रखे। मतलब एक तो क्या नाम होगा, क्या रूपरेखा होगी, यह तय होगा और उसके बाद ग्रुप खेलेंगे ये लोग कि इस ग्रुप में ये तय करेंगे, उस ग्रुप में वो तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष की टेंशन है वो सवाल ये कि उसका नेता होगा कौन। और जिस तरह से विपक्ष के बीच टकराव है उसमें मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए उनका कॉमन एजेंडा क्या है।
सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की इस मीटिंग में यह तय होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ किसी चेहरे को ना उतारकर चुनाव को मुद्दों पर लड़ा जाए और 2024 को मोदी बनाम जनता के तौर पर दिखाया जाए। इससे क्या होगा कि लास्ट मिनट तक लड़ाई नहीं होगी कि अच्छा ममता बनर्जी का नाम आगे कर दिए तो फलाना नाराज, केजरीवाल का कर दिए तो फलाना नाराज, राहुल गांधी का कर दिए तो अरे ये तो मोदी जी के बी टीम है वगैरह वगैरह। ये टेंशन ही खत्म करो, कोई चेहरा ही मत दो, बोलो पब्लिक लड़ रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कॉमन एजेंडे के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाने का प्रस्ताव है ताकि मुद्दों को लेकर टकराव ना हो। सभी मुद्दों पर मीटिंग में चर्चा होगी, जिस पर सहमति बन जाएगी उसे फाइनल कर देंगे और जिन पर असहमति होगी उन पर आगे चर्चा करेंगे। यानी अगर विपक्ष देश भर में पार्टियों को जोड़कर मोदी को हराने का प्लान बना रहा है तो पीएम मोदी की टीम भी चुप नहीं बैठी है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया कि मंगलवार शाम को एनडीए की बैठक भी होगी और यह कंफर्म हुआ कि इस बैठक में एनडीए के 38 पार्टनर शामिल होंगे। मतलब उधर 26 हैं तो इधर नड्डा जी कह रहे हैं कि 38 हमारे पास हैं। जेपी नड्डा ने बीजेपी के गठबंधन और विपक्ष के गठबंधन के बीच का अंतर भी बताया। वो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन सत्ता के लिए नहीं है, देश की सेवा करने के लिए, देश को मजबूती देने के लिए, जबकि विपक्षी गठबंधन सिर्फ फोटो ऑप है। ये गठबंधन स्वार्थ की राजनीति है और इसकी एकता की बुनियाद खोखली है। ये बीजेपी दावा कर रही है कि मतलब हम देश के लिए हैं, ये लोग तो बेकार में जुट गए फोटो खिंचाने के लिए। फिर जेपी नड्डा बोल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के पास पीएम मोदी जैसा नेता है। 9 साल में पीएम मोदी की अगुवाई में देश ने तरक्की देखी, जबकि विपक्षी गठबंधन के पास ना तो नेता है, ना नीयत है, ना फैसला लेने की ताकत है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन ने मजबूत होकर संकल्प लिया है 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि विपक्षी गठबंधन 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार का टोला है। यह 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले पर एक्शन ना होने से बचने का जुड़ाव है। एक बार जेपी नड्डा को सुनिए, फिर कहां कहां गड़बड़ी हो गई है स्पेशल 26 में वो भी बताओ। जो ऑपोजिशन के अलायंस है ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो उसके लिए यह एक जुड़ाव है। मतलब नड्डा साहब समझा रहे हैं कि अरे भाई इन लोगों पे भरोसा मत कर लीजिए, ये तो अपने अपने मकसद से अपने अपने फायदे से जुड़ रहा है। इसी बीच विपक्ष की मीटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने यूपी में 2 बड़े सियासी धमाके कर दिए। अखिलेश यादव के साथ ही रहे ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए। वहीं विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेता दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में लौट आए। दारा सिंह चौहान का पूर्वांचल के कुछ इलाकों में बड़ा प्रभाव है, जबकि ओपी राजभर के पास पूर्वांचल में राजभर समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। ओपी राजभर आप क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। इनका नाम किसी ने ठीक ही रखा, ओपी राजभर। ये राज करने भर के ही सोच पाते हैं। चुनाव के पहले कूद के चले गए थे अखिलेश यादव के पास, तब मोदी और अमित शाह को गाली देते थे, कोसते थे, कहते थे भगवान भी उतर कर आकर कह देंगे तब भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, एनडीए में नहीं जाऊंगा। अब फिर लौट आए, जैसी मन जैसा मर्जी वैसा करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव उधर विपक्ष की मीटिंग में जा रहे हैं, इधर अखिलेश के साथ ही पाला बदल रहा है। विपक्ष की मुसीबत यही है कि जो लोग विपक्षी एकता की बातें करते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि कब वो बीजेपी के साथ चले जाएं। जैसे पिछली बार पटना की मीटिंग में शरद पवार जिन प्रफुल्ल पटेल को लेकर गए थे, वो प्रफुल्ल पटेल अब बीजेपी के साथ हैं।
शरद पवार को लेकर भी बड़ा सस्पेंस कल से आज दिन भर तक चलता रहा, क्योंकि पिछले 2 दिन में शरद पवार से 2 बार अजीत पवार मिलकर चले आए। दोनों बार अजीत पवार अपने विधायकों के साथ शरद पवार से मिलने गए, लेकिन इस पर शरद पवार ने कुछ कहा नहीं। इसी बीच विपक्ष के बड़े नेता होने के बावजूद आज शरद पवार बेंगलुरु भी नहीं गए, जबकि सोनिया गांधी जैसी नेता पहले ही वहां पहुंच गई थी। बाद में यह कंफर्म हुआ कि शरद पवार कल विपक्ष की मीटिंग के लिए बेंगलुरु जाएंगे। विपक्ष का विरोधाभास यह है कि जो नेता एक दूसरे को कल तक बुरा भला कह रहे थे, वो भी विपक्ष की मीटिंग में जा रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल कल तक कांग्रेस को पानी पी पी के कोस रहे थे, अब वो बेंगलुरु में डिनर करने और पानी पीने पहुंच गए, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर विरोध का साफ ऐलान कर दिया कि भाई हम अध्यादेश का विरोध करेंगे। तो केजरीवाल जी को अच्छे लगने लगे कांग्रेस के लोग। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हुआ नहीं कि केजरीवाल ने अपना बैग पैक किया और सीधा बेंगलुरु पहुंच गए। बैग पैक भी नहीं किया, मुझे तो लगता है पैक करके रखे हुए थे कि एक बार उधर से हाँ बोले और हम टांगे और बैठे प्लेन में। बेंगलुरु के लिए निकलते हुए केजरीवाल ने एक तरह से दिल्ली को कह दिया कि अपना अपना देख लेना भाई, अब मैं चला बेंगलुरु। क्योंकि केजरीवाल तो चले अब बेंगलुरु, जबकि दिल्ली अब भी बाढ़ में डूबी हुई है, दिल्ली पर अभी खतरा टला नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने बेंगलुरु जाते हुए कह दिया कि पानी नीचे जाने लगा है, अब लोग राहत कैंपों से अपने घर वापस जाएंगे, हमें उनकी जिंदगी सामान्य करने में उनकी मदद करनी है। आगे केजरीवाल लिखते हैं कि उनकी सबसे अपील है तन मन धन से लोगों की मदद करें, यह पुण्य का काम है। मतलब पब्लिक पुण्य कमाए और ये वहां चले विपक्ष के साथ डिनर करने। वाह भैया। अच्छा, कोई अपने में गिल्ट ना आए, पब्लिक ना कहे कि क्यों चले गए, तो बता दिए पानी घट रहा है। इन्हीं के सरकार की एक मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि अभी ज्यादा पानी घटा नहीं है, लोग अपने घर ना जाएं, हम तो कहेंगे अभी जहां रह रहे हैं वहीं रहे। और ये अपना लिख के ट्वीट चले गए कि अरे पानी घट गया, अब हम जा रहे हैं। यानी लोग यहां तन मन धन से काम करें और केजरीवाल अपना तन मन धन बेंगलुरु में लगाएंगे, मोदी को हराने का प्लान बनाएंगे। केजरीवाल एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, जबकि आप देखिए कि दिल्ली में ऐसी बाढ़ आई थी जो 45 साल में कभी नहीं आई, और ये बात खुद केजरीवाल बार बार बता रहे हैं। दिल्ली तो बाढ़ में अब भी फंसी हुई है, कई इलाकों में अब भी पानी उतरा नहीं है, कई इलाके अब भी पानी में डूबे हैं। जैसे आज आईटीओ पर पानी भरा हुआ है, यह आज शाम की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा आप मयूर विहार की तस्वीर देखिए, यहां भी पानी भरा हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, दिल्ली में पुराने लोहे के पुल की तस्वीरें हैं, यहां पर भी यमुना अभी उफान पर है। दिल्ली में अभी भी राहत शिविर में लोग रह रहे हैं भाई। मयूर विहार में लगे राहत शिविर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, वहां अब भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं। देखिए राहत शिविर में लोग रह रहे हैं। यह देखने की बजाय कि इन लोगों को ढंग से खाना पानी चीज मिल रही है कि नहीं, मदद पहुंच रही है कि नहीं, कहा जा रहा फिर बारिश हो सकती है, दिल्ली में दिक्कत हो सकती है। 2 दिन के लिए केजरीवाल उठे चल दिए बेंगलुरु। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी मुसीबत में दिल्ली आज भी फंसी है, तो केजरीवाल को बेंगलुरु जाना इतना जरूरी लगा? अगर केजरीवाल को बेंगलुरु जाना ही था तो एक ही दिन के लिए चले जाते, आज नहीं जाते, डिनर छोड़ देते। ऐसा क्या डिनर में बना था बॉस? कुछ घंटे के लिए कल चले जाते, अगर चेहरा ही दिखाना था कि भाई पूरा विपक्ष एक है। नहीं तो राघव चड्ढा को भेज देते, यहां पब्लिक के साथ खड़े रहते दिल्ली में। भाई आज तो बेंगलुरु में सिर्फ विपक्षी नेताओं का डिनर ही था, असली मीटिंग तो कल होनी है, आज ही से जाने का क्या मतलब था? एक बात और है, केजरीवाल सिर्फ खुद नहीं गए, अपने साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी लेकर चले गए। जबकि आप देखिए कि बाढ़ तो अभी पंजाब में भी है, फिर भी आप भगवंत मान को लेकर चले गए। मतलब खुद तो जा ही रहे हैं, बिना भगवंत मान के कहीं जाते नहीं है। जहां जाते उनका हाथ पकड़े, चलो भगवंत तुम नहीं चलोगे। अरे भैया अपना आप जाओ, आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं पंजाब छोड़ के चलो, दोनों जगह बाढ़ है। बेंगलुरु जाने से पहले केजरीवाल ने 2 काम किए। एक काम किया कि ट्वीट कर दिया कि तुम लोग अपना तन मन धन से देख लेना, मैं चला। दूसरा काम किया कि बाढ़ पीड़ितों को कहे कि 10-10 हजार रुपए का हम मदद देंगे। वो ट्वीट क्या पता है? उसमें लिख रहे हैं कि यमुना के किनारे रहने वाले कई बेहद गरीब, सुनिए खुद लिख रहे हैं, कई बेहद गरीब परिवारों का काफी नुकसान हुआ है। कुछ परिवारों का तो पूरे घर का सामान बह गया। आर्थिक मदद के तौर पर हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए प्रति परिवार देंगे। जिनके कागज जैसे आधार कार्ड आदि बह गए उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। जिन बच्चों की ड्रेस और किताबें बह गई उन्हें स्कूलों की तरफ से ये दिलवाएंगे। अब आप ये सोचिए कि जिन अरविंद केजरीवाल के घर की छत का एक हिस्सा गिर गया था, एक हिस्सा, तो रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ का शीश महल खड़ा कर दिए। और जिन लोगों का पूरा पूरा घर बाढ़ में बर्बाद हो गया, बह गया, उनको कह रहे हैं ये लो 10,000 रुपया रखो और अपना घर बना लेना। 10,000 रुपए का चिल्लर थमा के बेंगलुरु चला गया। चिल्लर नहीं है तो और क्या बॉस, 10,000 रुपए में घर बनता है जिसका पूरा आशियाना उजड़ गया। खुद का 45 करोड़ का शीश महल और दूसरे को कह रहे हैं लो 10,000 रुपया रखो। और जबकि खुद लिख रहे हैं कि बहुत गरीब लोग हैं ये लोग। दूसरों से कह दिया कि तन मन धन से दिल्ली को देखते रहना।
मतलब अब क्या पब्लिक ही अपना धन से इनका घर बनवाएगी क्या? गजब है बॉस। लोगों को तन मन धन से मदद करने का बोलकर खुद केजरीवाल जी तन और मन से विपक्षी एकता का डिनर अटेंड कर रहे हैं, और जो धन लोगों को देने की बात खुद किए हैं वो भी भद्दा मजाक है गरीब के साथ। हर परिवार को 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपए में क्या होता है बॉस? खुद के शीश महल के लिए 45 करोड़ और गरीब के घर के लिए 10,000 का चिल्लर। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि सरकार के पास पैसे नहीं, लेकिन पहले देखिए कि केजरीवाल जी जो मदद दे रहे हैं उस पर उनकी सरकार को खर्च कितना पड़ेगा। क्या इतना लोड था कि 10,000 रुपया दे रहे थे? गणित आपको समझाता हूं। जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हर गरीब परिवार को, बहुत गरीब, खुद वर्ड यूज किए हैं बहुत गरीब, कि हर बहुत गरीब परिवार को 10,000 रुपया देंगे। शीश महल पर कितना खर्च किए थे? शीश महल पर खर्च किए थे, जो हमारे पास जानकारी है, 45 करोड़। अजय माकन तो कह रहे थे इससे भी ज्यादा किए। खैर, 45 करोड़ अपने घर पे 45 करोड़। और गरीब के लिए कह रहे हैं 10,000 रुपया देंगे प्रति परिवार, एक परिवार को 10,000 रुपया। कितने लोग बाढ़ प्रभावित हैं? बाढ़ प्रभावित जिनको निकाला गया, जिनको रेस्क्यू किया गया, ऐसे करीब 23,000 लोग हैं, 23,000। और ये सरकारी आंकड़ा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, 23,000 से कुछ ज्यादा ही है। हमने राउंड फिगर ले लिया कि चलिए 23,000 है। अगर मान लीजिए कि 4 लोग इज इक्वल टू एक परिवार, मिनिमम मान रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो तो, लेकिन फिर भी हम 4 लोग एक परिवार मान रहे हैं, तो कुल परिवार कितने बैठेंगे? कुल परिवार बैठेंगे 5,750 परिवार होंगे। 23,000 लोग निकाले ना गए हैं भाई, 4 लोग का एक परिवार, तो 5,750 परिवार, और 10,000 की राशि दे रहे हैं, तो 5,750 इंटू 10,000, मतलब कुल खर्च कितना आएगा? कुल खर्च बैठेगा इनका गरीब आदमी का घर बनाने के नाम पे, जिंदगी दोबारा शुरू करने के नाम पे कितना खर्च आएगा? 5,75,00,000 रुपए। बॉस, आपके पास गरीब को देने के लिए 5,75,00,000 रुपया बस, और अपना शीश महल बनाने के लिए 45 करोड़ रुपया था, जबकि उसकी एक दीवार जो है उसमें से चूना गिर गया था, झड़ गया था, तो उसको तोड़ के पूरा शीश महल बना दिया 45 करोड़ का, और गरीब का घर बर्बाद हो गया, बह गया, डूब गया, सामान, कपड़ा, लत्ता सब बह गया। उसके लिए कह रहे हैं तुम लोग 5 करोड़ रुपया निकालो और इसको 10-10 हजार रुपया बांट दो ये गरीब को। ये मजाक कर रहे हैं क्या गरीब के साथ आप बॉस? और आप देखिए कि बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार सिर्फ 5,75,00,000 रुपए खर्च करेगी, जबकि दिल्ली में बाढ़ को रोकने के लिए और जल निकासी पर दिल्ली सरकार हर साल कितना खर्च करती है आपको पता है? यह भी सरकारी आंकड़ा है। बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए आवंटित बजट है 223 करोड़ रुपया 2022-23 का। 276 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, और उसके बाद भी बाढ़ रुक नहीं रही है। पता नहीं क्या भगवान क्या जाने क्या खर्च किए हैं, लेकिन 276 करोड़ रुपया खर्च कर दिए बाढ़ रोकने के नाम पे, और तब यह हाल है, बाढ़ से डूबी हुई है दिल्ली। और जब गरीब को देने की बात आई तो जेब से धीरे से ऐसे करके 5 करोड़ रुपया निकल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये 10,000 रुपए की चिल्लर मदद सुनकर किसी को भी गुस्सा आएगा। ऐसा ही दिल्ली के लोगों को भी लग रहा है। एक तो समय पर मदद नहीं दी, समय रहते निकाला नहीं उनको, उनका घर सामान सब बर्बाद हो गया, और अब मदद के नाम पर 10,000 रुपए देकर मानो एहसान लाद रहे हैं। हमने पब्लिक से ही पूछा कि 10,000 रुपए के मुआवजे से काम चल जाएगा बॉस आपका? सुनिए पब्लिक क्या बोल रही है। वो अपने घर बना के देखें, अपने घर में खर्चा करके देखें, फिर वो नहीं पता चलेगा 10,000 में कैसे खर्चा चलता है। उनका घर देखी है आप? हाँ देखा है, घर देखा है, सोशल मीडिया पे पहुंचाते हैं, वो भी देखा है कि किस तरह से उसने अपना घर बनाया है। हमारे बच्चे यहाँ पर धूप में सूख रहे हैं, वो देख रहे हैं आके, जब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ के लेते हैं वोट, और अभी कोई नहीं देख रहा है आकर यहाँ पर के धूप में बच्चे कितने सूख रहे हैं, कितनी परेशानी है। इतने में तो कुछ भी नहीं होगा, इतने में तो हमारा ये भी नहीं है कि एक गाड़ी हो जाए तो हम सामान लेके कहीं पे चले जाएं, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है, कम से कम 10-10 लाख का नुकसान हुआ है। इतना खेती बाड़ी, इतनी अच्छी फसल चल रही थी कि एक दिन में 4-4, 5-5 हजार की वो हो रही थी दुकानदारी। कम से कम झुग्गियों में हमारे 20,000 रुपए तो झुग्गी बनाने में लगते हैं, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सारी बुक सारी रीली चलेगी, सामान खाने पीने का, बनाने खाने सारा चलेगा। बच्चों को लेके ही निकल आए हम अंदर के लिए, बाकी तो हमारा सारा ही सामान पानी में बह गया है। बताओ कैसे खर्चा चलेगा? 10,000 में तो किसी का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। क्या सरकार अपना खर्चा पूरा कर लेगी 10,000 में, जो हम लोग कर लेंगे? ये बताइए पहले।
वही तो हम लोग अब एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे भी एडजस्ट कर रहे हैं अपनी झोपड़ियों में। हमें तो ये तंबू तो नहीं है, ये भी नहीं मिले हमें तो। हम तो बिल्कुल नीचे रह रहे हैं, उधर कोई सामान ही नहीं जाता है। 50,000 देगी सरकार, जब भी ना हमारा पूर्ति होगा। इतना नुकसान हुआ है तो 10,000 से हमारी पूर्ति पड़ जाएगी, बन जाएगा हमारा कछु नहीं बन पाएगा। और जहाँ पे ऐसा थोड़ी रह रहे, वोट डाले सबको जिताया है हमने। माताजी, बुजुर्ग माताजी कह रही हैं कि वोट डाला है, सबको जिताया है। खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं। आज माताजी कष्ट में है, दिल्ली का बेटा वहां बेंगलुरु में डिनर कर रहा है। और खुद शीश महल में रहने वाले दिल्ली के बेटे ने दिल्ली के गरीब माताओं और बहनों को 10,000 रुपए का चिल्लर ही, और क्या 10,000 रुपए में घर बनता है बॉस। जिसका घर देखिए ये हाल में होगा वो रेनोवेट हो जाएगा 10,000 रुपए में। लोगों का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि उनको लग रहा होगा कि जिस मुख्यमंत्री ने अपने शीश महल के अंदर 8-8 लाख के पर्दे लगवाए हैं, वो लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ 10,000 में वो बाढ़ में डूबे अपने घर को फिर से रहने लायक बना ले। जबकि अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ऐतिहासिक बाढ़ से प्रभावित एक भरे पूरे घर को फिर रहने लायक बनाने के लिए 10,000 रुपए कुछ भी नहीं है। और खर्चा कितना आ रहा? 5 करोड़ रुपया। 50,000 भी दीजिएगा तो 25 करोड़ रुपया बैठेगा, वो भी नहीं है इनके पास। क्या अच्छा ऐसा नहीं है कि जिनका घर पानी में डूबा है वो पानी कम होते ही उस घर में फिर से पहले की तरह रहने लग जाएंगे? उस घर में तो जाएंगे नहीं। आप समझिए कि जब लोगों का घर डूबा होगा तो वो कुछ ही सामान लेकर वहां से निकले होंगे। कई लोग तो हमारी रिपोर्ट में बोले कि सब छोड़ के आना पड़ा, सब बर्बाद हो गया। ऐसे के घर के रोज इस्तेमाल होने वाला सामान अंदर ही होगा, जिसे निकाल कर ले जाना संभव ही नहीं होगा। किसी के पास, गरीब के पास मान लीजिए एक फ्रिज हो, कोई किसी के पास टीवी होगा, बेड, कपड़े, राशन का सामान, सब तो खराब हो गया, आ जाएगा 10,000 में क्या? सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो गया, आ जाएगा 10,000 में क्या? पूरे घर के लिए राशन जुटाने में 10,000 से ज्यादा लग जाएंगे, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले आदि, कुछ बर्तन, गैस, चूल्हा सब होगा ना जी, सब बर्बाद हुआ है ना। आ जाएगा 10,000 में केजरीवाल जी। इसके अलावा बेड और बिस्तर जुटाने में कम से कम 10,000 का खर्च आएगा, क्योंकि एक घर में सिर्फ एक बिस्तर पे 4 लोग तो रहेंगे नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वायरिंग है, सीवेज ठीक कराना है, नया बनवाना पड़ सकता है, ये सब हो जाएगा 10,000 रुपए। घर की मरम्मत, साफ सफाई, पेंट में कम से कम 10,000 रुपए का लग जाता है आजकल खर्चा। जिन लोगों की झुग्गी है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उनका खुद कहना है कि नई झुग्गी बनाने में कम से कम 20,000 रुपए लगते हैं। सुने ना, अभी एक माता जी बता रही थी 20,000 रुपए तो झुग्गी बनाने में लगता है, और ये 10,000 रुपए दिए सबको कि ले जाओ 10,000 रुपए ऐश करो। इसके अलावा कपड़ों और बाकी चीजों का हिसाब तो आप छोड़ ही दीजिए। ये तो हमने कम से कम नुकसान का अनुमान लगाया, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि 10,000 रुपए बहुत ही कम राशि है। उधर सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता बेंगलुरु में केजरीवाल को डिनर खिला रहे हैं। इधर दिल्ली कांग्रेस के नेता केजरीवाल को बाढ़ पीड़ितों को बेसहारा छोड़ने के लिए कोस रही है। मतलब वहां उनको खाते खाते भी हिचकी आ रही होगी, मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि वहां सोनिया जी तो डिनर खिला रही है, यहां कांग्रेस इनको कोस रही है केजरीवाल जी को बैठकर। केजरीवाल पर जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगा रही है कांग्रेस। वहां कांग्रेसी डिनर खा रहे हैं केजरीवाल जी और यहां कांग्रेस कोस रही है। सुनिए बाढ़ पीड़ितों के लिए 10,000 की राहत पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी क्या सुना रहे हैं केजरीवाल जी। हमें उम्मीद थी कि सरकार में बैठे व्यक्ति का शायद अब तक कोई सर्वे, कोई डेटा लेके आएंगे और बड़ी घोषणा करेंगे। लोग मायूस हुए, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में रह रहे हैं, जो आज सड़कों पे पड़े हैं, एक वो वर्ग और एक वो वर्ग जो कॉलोनी में रह रहा था, या वो मजदूर, या वो रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदार जो मजनू का टीना से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक यमुना किनारे दुकान लगाते थे, हर आदमी घर बैठा हुआ है। उनके लिए कुछ घोषणाएं की जाती, लोग मायूस हुए, परेशान हुए। केवल 10,000 रुपये की घोषणा करके अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक बड़ी राहत कोष की घोषणा दिल्ली को होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। किसी को यह भी नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी 10,000 के आंकड़े पर पहुंचे कैसे। अपनी मर्जी से एक काम करो, 10-10 दो, खत्म करो मामला, 10-10 दे दो। कोई लॉजिक, कोई गणित, कोई कैलकुलेशन कुछ तो होगा कि 10,000 क्यों दे रहे हैं। क्या कैलकुलेशन किया आपने? जो बुलेट ट्रेन आई भी नहीं थी उसका ये और मनीष सिसोदिया बैठ के किराया कैलकुलेट कर लिए थे। इतना गणित में तेज थे कि 75,000 रुपया एक तरफ का टिकट पड़ेगा, जो बुलेट ट्रेन आई भी नहीं थी। और यहां लोगों का घर बर्बाद हो गया। पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन लगाएं कि 10,000 रुपया लो और सब ठीक कर लो। अच्छा, आप दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी देख लीजिए। पिछले दिनों बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ये देखिए, एक चीफ मिनिस्टर ऐसा भी होता है। ये हिमाचल में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, राज्य में हुए नुकसान के आकलन के लिए मीटिंग कर रहे हैं। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऐसा कर रहे हैं और केजरीवाल जी बेंगलुरु में फोटो खिंचा रहे हैं। अरे आप ही की दोस्त ना है कांग्रेस? नहीं दोस्त, अच्छा बेंगलुरु में दोस्त, दिल्ली में दुश्मन। उनके मुख्यमंत्री से सीख लेते। दिल्ली बाढ़ में डूबी है और आप मीटिंग के लिए बेंगलुरु चले गए। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने तो पीड़ितों को जरूरी मुआवजा देने के लिए नियम तक बदल दिया भाई। नियम यह था कि 10,000 रुपए की मदद तुरंत दी जाएगी, लेकिन अब हिमाचल के सीएम ने कह दिया है कि 10,000 नहीं, 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए नियम बदलेंगे। सुनिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी सुनिए। अभी इन्होंने जो रिलीफ मैनुअल है भारत सरकार हिमाचल सरकार का, उसमें 10,000 रुपया इन्होंने दे दिया है, लेकिन मैं इस रिलीफ मैनुअल को बदल रहा हूँ इन लोगों के लिए। और मैंने अभी डीसी साहब को ऑर्डर कर दिया कि 1-1 लाख रुपया जो भी पार्शली डैमेज मकान है उसको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसके बाद मेरी उसी में अभी मीटिंग है, इसके बाद यहाँ से जाकर और जब उस फिर दूसरा जिसके मकान को नुकसान पहुंचा उसका पूरा एस्टीमेट बनेगा। एस्टीमेट बनने के बाद जो पटवारी असेसमेंट करेगा उसके आधार पर हम इनको रिलीफ मैनुअल में रिलीफ देंगे। तो एक तरफ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसने हमको डुबा दिया, उसने हमको डुबा दिया, भगवान ने हमको डुबा दिया, ये सब रोने की बजाय काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और 1 लाख रुपए की मदद दे रहे हैं और कह रहे हैं अभी और देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री 10,000 रुपए की मदद दे रहे हैं। दिल्ली में जब बाढ़ आई तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने केजरीवाल से बदला लेने के लिए दिल्ली को डुबा दिया। इस आरोप पर भी केजरीवाल का झूठ एक्सपोज हो गया। हमने आपको दिखाया था, हथनीकुंड बैराज का पूरा मामला समझाया था। दिल्ली के अलावा यमुना के पानी से हरियाणा के जिले डूबे और हमने आपको यह भी बताया था कि यह मामला दिल्ली में नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। अब आप देखिए, यूपी में मथुरा वृंदावन में भी पानी घुस गया। तो क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ अब अपनी ही सरकार के जिलों को डुबाने की साजिश कर रहे थे क्या? भाई हमने आपसे डे 1 से कहा, केजरीवाल जी से प्रश्न इसलिए ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। बाकी नेता सिर झुका के काम कर रहे हैं कि भाई आ गई आपदा, सबकी आपदा है, मिलके काम करते हैं। आप जो है इधर उधर बहाना ढूंढते हैं, इस पे टालो उस पे टालो करते हैं, इसलिए आपको आपका सच दिखाना पड़ता है। अगर दिल्ली को डुबाने के लिए पानी था तो वो पानी यूपी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मथुरा वृंदावन के कई इलाकों में बाढ़ का पानी तबाही मचाने लगा है। यमुना का पानी पहले निचले इलाकों में घुसा, लेकिन अब यह पानी सड़कों और गलियों तक पहुंच चुका है। मथुरा के दर्जनों गांवों में यमुना का पानी घुस चुका है। हर तरफ सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। मथुरा के कई मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गए। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगले कुछ घंटों में मथुरा में यमुना का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात का रोना नहीं रो रहे कि अरे अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो पानी हमारी यमुना इधर यूपी में छोड़ दिया। यमुना में आए उफान की वजह से आधे वृंदावन में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से लोग घरों की छतों में सोने को मजबूर हैं। पिछले 3 दिनों से पानी भरा होने की वजह से लाइट कटी हुई है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। बिजली का इंतजाम करने के लिए लोग पानी में डूब चुकी सड़कों में ट्रैक्टर की मदद से जनरेटर ला रहे हैं। एक बार वहां से एक रिपोर्ट देखिए। क्या स्थिति है वृंदावन की? बहुत ही बुरी स्थिति है इस समय। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। और राहत एवं बचाव कर कुछ खाने वाने की व्यवस्था सरकार? कुछ भी पानी व्यवस्था नहीं है, न पानी तक किसी को पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। व्यवस्थाएं आ रही हैं लेकिन पूरी तरीके से अभी सब तक पहुँच नहीं पा रही है। तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। देखिए पानी जो है तकरीबन आधा ट्रैक्टर और ट्रॉली आधी यहाँ तक डूब चुकी है। इतना पानी है और ये वृंदावन के अंदर, हम शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं और परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ का जो नजारा है वो हम आपको दिखाते। देखिए घरों के अंदर पानी भर गया है। यहाँ पर जो बिजली के खंभे आपको दिख रहे होंगे, ये बिजली के खंभों में लाइट नहीं है। लाइट क्यों नहीं है बिजली के खंभों में? क्योंकि करंट के कारण लाइट को यहाँ पर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। टायर जो है वो आधा डूब चुका है। किस तरीके का नजारा है परिक्रमा मार्ग का, ये देखिए। लोग जो है, लोग परेशान हैं। ट्रॉलियां जो है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ट्रॉली फंसी हुई है। यहाँ पर लोगों के घरों में, खेतों में पानी भर गया और ये देखिए ट्रैक्टर यदि ना हो तो यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अब आप ये रिपोर्ट देखिए और अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए, जो बार बार ये कह रहे हैं, अभी भी एक ही बात बार बार सारा फैक्ट सबूत सच दिखाने के बावजूद कि बीजेपी ने जानबूझकर दिल्ली डुबो दी। ये वही पानी है जो यमुना का पानी जो दिल्ली से होता हुआ यहां तक पहुंचा है। तो दिल्ली डुबाने के लिए यूपी डुबा दिए, बीच में हरियाणा डुबा दिए। इसी तरह आप देखिए कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आगरा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया। आगरा में पिछले 3 दिनों से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन यहां कोई ये आरोप नहीं लगा रहा कि यूपी को डुबोने की साजिश हो रही है। एक बात आप ये भी ध्यान में रखिए कि केजरीवाल बेंगलुरु तब पहुंचे जब दिल्ली में अभी बाढ़ का खतरा टला नहीं है। दिल्ली में कल भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि हालात पर नजर बनाए रखें। यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने अभी लोगों को राहत कैंप में रुकने की अपील की है, क्योंकि यमुना का पानी धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है। इधर केजरीवाल जी ट्वीट ठोक के चल दिए, अरे पानी कम हो रहा है, तन मन धन से सब एक दूसरे की मदद कर देना। फिर सवाल पूछिए तो लोगों को दिक्कत लगती है। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक एटीएम के अंदर सांप दिख रहा है। थोड़ी देर बाद वो एटीएम मशीन के ऊपर बने एक छेद के अंदर चला जाता है। दावा किया जा रहा है कि ये नोएडा का वीडियो है और हाल की घटना है। ये घटना नोएडा के सेक्टर 76 में मौजूद एक एटीएम की बताई जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि एटीएम में सांप घुस आने की जानकारी मिलने पर इलाके के लोग दहशत में आ गए। एटीएम मशीन में सांप घुसने का दावा वाकई लोगों को डराने वाला है, इसलिए हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में पता चला कि एटीएम मशीन में सांप के घुसने की घटना का नोएडा से कोई लेना देना नहीं है, और यह घटना भी हाल फिलहाल की नहीं, बल्कि ये मई 2020 का वीडियो है, यानी करीब 3 साल पहले का, जब गाजियाबाद के गोविंदपुरम में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में सांप घुसने की घटना हुई थी। तो 3 साल पुराना गाजियाबाद का वीडियो अभी हाल फिलहाल का नोएडा का बताकर वायरल किया जा रहा है। ऐसी फेक खबरों से बच के रहिए।